नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनिवार्य संस्कृत की तीसरी क्लास में। आज हम महाकवि भास पर चर्चा करेंगे और बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से पढ़िएगा, धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते रहें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक किया करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। कोई भी शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा। तो शुरू करते हैं भास को। चौथी शताब्दी इनका समय है। टीजी गणपत शास्त्री के अनुसार ये इतिहासकार हैं और संस्कृत नाटककारों में भास का नाम उल्लेखनीय है। बचपन से सुन रहे होंगे भास कोई है। तो आइए जानते हैं आज कौन है भास, क्या क्या किया है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, मतलब पहले भास आएंगे तत्पश्चात कालिदास आएंगे। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार हैं। अगला पॉइंट है, सबसे पहले 1909 ईस्वी में गणपत शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की, जो निम्न है। कब खोज की? 1909 में। ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है इसकी तुलना में कि 13 नाटकों की खोज की। पहला नाटक है प्रतिमा नाटक। 7 अंक हैं, सभी के अंक महत्वपूर्ण हैं, नाटक तो महत्वपूर्ण है ही। प्रतिमा नाटक 7 अंक हैं। कथा वस्तु शार्ट में है बिल्कुल। इसमें राम वन गमन से लेकर रावण वध तथा राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का समावेश है। इसमें राम वन गमन से लेकर रावण वध तथा राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का समावेश है। अगला नाटक है अभिषेक में कितने अंक हैं? 6 हैं। नायक कौन है इसके? राम है। यह कथा राम कथा आश्रित नाटक। इसमें किष्किंधा कांड से युद्ध कांड के समाप्ति तक की कथा है। अभिषेक में क्या हुआ है? इसके नायक राम हैं और यह कथा राम कथा पर आश्रित है। ये नाटक राम कथा पर आश्रित नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से युद्ध कांड के समाप्ति तक की कथा है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन भी है। अगला नाटक है मध्यम व्यायोग। ये नाटक का एक प्रकार होता है। 1 अंक वाला व्यायोग है। 1 अंक वाला, इसमें 1 ही अंक है। 1 अंक वाला ये व्यायोग है। व्यायोग रूपक का एक भेद होता है। इसकी कथा महाभारत से संबंधित है। ध्यान रहे कि किसकी कथा वस्तु महाभारत से है, किसकी कथा राम से है। तो ये मध्यम व्यायोग की कथा महाभारत से संबंधित है। इसमें पांडवों के वनवास काल में घटोत्कच के घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र थे, जो कि हिडिंबा से अवतरित हुए थे, जन्म लिए थे। घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। इसमें पांडवों के वनवास काल में घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। मध्यम पांडव भीम और ब्राह्मण के पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भीम मध्यम कैसे हैं? जैसे कर्ण है, फिर युधिष्ठिर हैं, कुंती पुत्र कर्ण भी तो हैं। कुंती पुत्र कर्ण, तो कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो भीम जो है मध्य में आ गए, इसलिए इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होता है।
तथा अपनी पत्नी हिडिंबा से उसका पुनर्मिलन होता है। ऐसे प्रश्न ये कि भीम की पत्नी का नाम क्या था, तो हिडिंबा पूछा जा सकता है। वहाँ जैसे बिहार स्टेट हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा एक आध प्रश्न आ जाता है, जरूरी नहीं है पर पूछा जा सकता है। अगला नाटक है कर्णभार। कर्णभार अंक 1 है, 1 अंक वाला व्यायोग है। कथा जो है महाभारत से संबंधित है। कथा महाभारत से संबंधित है। द्रोणाचार्य के परलोक सिधार जाने पर, द्रोणाचार्य के परलोक सिधार जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। जब द्रोणाचार्य जो है युद्ध में मारे जाते हैं तो उसके बाद कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। युद्ध का भार किस पर आ गया? कर्ण पर आ जाता है। इसीलिए नाटक का नाम कर्णभार है। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन भी है। कर्ण जो है जान गए थे कि ब्राह्मण वेशधारी कौन है? इंद्र है। क्योंकि अर्जुन जो है इंद्र और कुंती के नियोग से पैदा हुए थे। कर्ण हार जाए इसलिए कवच कुंडल मांगने आए थे इंद्र, और जो है कर्ण जानते हुए भी कि ये इनको दान करने के बाद मैं मर जाऊंगा, फिर भी उन्होंने दान कर दिया। पंचरात्र अगला नाटक है। पंचरात्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये कथा वस्तु, लेकिन बस एक हिंट के लिए कि आप जानते रहें और ध्यान रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी अगर पता रहता है तो कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। पंचरात्र नायक दुर्योधन है। पंचरात्र का नायक कौन है? दुर्योधन है। इसका रस कौन सा है? वीर है। 3 अंकों वाला समवकार है। नाटक का एक प्रकार है। 3 अंकों वाला समवकार है। इसकी कथा महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। इसकी कथा महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। इसका नामकरण स्पष्ट रूप से 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात से हुआ है। इसका नामकरण स्पष्ट रूप से 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात से हुआ है। द्रोणाचार्य के सत प्रयास से पांडव मिल जाते हैं। द्रोणाचार्य के सत प्रयास से पांडव मिल जाते हैं तथा दुर्योधन द्वारा उन्हें आधा राज्य दे दिया जाता है। ये पंचरात्र की कथा वस्तु है। विशेष क्या है? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें प्रथम पर्व आदि पर्व है और अंतिम पर्व स्वर्गारोहण है, जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। दूतवाक्य अगला नाटक है। यह एक एकांकी है। दूतवाक्य एक एकांकी है, किंतु रूपक के भेदानुसार यह व्यायोग है। रूपक के भेदानुसार यह क्या है? व्यायोग है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। कई नाटक हैं, अब तक 3 से चौथा नाटक है शायद ये, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं, किंतु वहाँ उनका अपमान किया जाता है तथा वे असफल लौट आते हैं। दुर्योधन ने क्या कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तो उसके बाद असफल हुए कृष्ण और वापस आ गए। उरुभंग उरुभंग यह महाभारत की कथा पर आधारित एकांकी है। ये भी देखिए महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम व दुर्योधन का गदा युद्ध वर्णित है।
भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध वर्णित है। इसमें करुण और वीर रस परस्पर अनुस्यूत हैं। अनुस्यूत का मतलब इनकी प्रधानता है, करुण और वीर रस की प्रधानता है। बचपन में क्या, आप भी बहुत से लोग शौकीन हैं महाभारत के, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, बचपन से टीवी में देखा होगा। तो कहानियाँ बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि गदा युद्ध क्यों हुआ था, क्या हुआ था उसमें। तो उरु का मतलब क्या होता है, जांग होता है। उरु मतलब जांग होता है। उरु भंग, जांग को भंग कर दिया था, तोड़ दिया था। जांग तोड़ने वाला युद्ध जो हुआ था उसकी कथा वस्तु किस में है, उरु भंग में है। किसके द्वारा रचित है, भास द्वारा। बालचरित, इसमें अंक 5 हैं। इसमें बालचरित नाटक में कितने अंक हैं, 5 हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की कथा का वर्णन है। श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की कथा का वर्णन है। दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच यह महाभारत की कथा पर आधारित एकांकी है। यह महाभारत की कथा पर आधारित एकांकी है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को, जो कि भीम का पुत्र था, धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण ही इसका नाम दूत घटोत्कच रखा गया है। अगला नाटक है चारुदत्त। महाकवि भास की नाट्य श्रृंखला में चारुदत्त को अंतिम कड़ी माना जाता है। अंतिम नाटक पूछा जाए कि भास का अंतिम नाटक कौन सा है, तो चारुदत्त है। इसे ही टी.जी. गणपत शास्त्री ने अंतिम नाटक माना है। इसकी कथा वस्तु 4 अंकों में विभाजित है। शूद्रक के प्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम नाम से आप लोग जानते हैं, का आधार यही माना जाता है। शूद्रक के प्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम का आधार यही माना जाता है। इसमें कवि ने दरिद्र चारुदत्त एवं वेश्या बसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस नाटक का नायक वणिक पुत्र आर्य चारुदत्त है। वणिक मतलब क्या होता है, बनिया का तत्सम है ये, बनिया वणिक। वणिक पुत्र आर्य चारुदत्त है। उसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। इसमें एक अन्य पात्र सकार है जो प्रतिनायक के रूप में है। इसमें भरत वाक्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और पूछा जा सकता है कि भास के किस नाटक में भरत वाक्य नहीं है। भरत वाक्य का मतलब है मंगल वचन या आशीर्वचन, वो नहीं है और कथा अधूरी है। संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। काफ़ी महत्वपूर्ण है और 13 नाटकों में इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अविमारक, अगला नाटक है अविमारक। यह लोक कथा संबंधी 6 अंकों का रूपक है। इसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अविमारक से प्रेम एवं विवाह का वर्णन है। राजकुमार कौन है, अविमारक है, जिससे प्रेम व विवाह का वर्णन है। नायक के आधार पर इसका नामकरण अविमारक रखा गया है। अविमारक का यथार्थ नाम विष्णुसेन था, किंतु अवि रूपधारी असुर को मारने से उसकी संज्ञा अविमारक है। अवि नामक रूपधारी असुर को मारने के कारण अविमारक नाम पड़ा, बाकी उसका नाम क्या था, विष्णुसेन। अगला नाटक है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। यह लोक कथा
आश्रित नाटक है। यह लोक कथा आश्रित नाटक है। इसमें कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। किसकी कथा वस्तु है? कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। इसमें 4 अंक हैं। इस नाटक का नामकरण अमात्य यौगंध रायण की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है या आश्रित है। स्वप्न वासवदत्तम, खूब सुना है आपने। स्वप्न वासवदत्तम, एक ये और चारुदत्त खूब पूछे जाते हैं। भास विरचित रूपकों का में यह सर्वश्रेष्ठ है। भास विरचित रूपकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः यह भास नाट्यकला का चूड़ांत निदर्शन है। चूड़ांत का मतलब क्या है? चोटी का अंत, मतलब इससे बेहतर उन्होंने किसी में नहीं लिखा है। इससे बेहतर नाटक उनका और कोई नहीं है। भले ही आज चारुदत्त के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये चूड़ांत निदर्शन है भास का। स्वप्न वासव दत्तम, इसमें 6 अंक हैं। स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक हैं। इसमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण से आगे की कथा का वर्णन है। इसमें प्रतिज्ञा यौगंधरायण से आगे की कथा का वर्णन है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। यह नाट्यकला की सर्वोत्तम रचना है। यह नाट्यकला की सर्वोत्तम रचना है। वस्तु नेता एवं रस तीनों दृष्टि से यह उत्तम कोटि का नाटक है। इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है। कहीं कहीं हास्य रस की भी सुंदर उद्भावना हुई है। विशेष क्या है इस नाटक में? चूड़ांत का अर्थ है वह अंतिम सीमा जहाँ तक कोई बात पहुँच सकती हो। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चूड़ांत का क्या अर्थ है? वह अंतिम सीमा जहाँ तक कोई बात पहुँच सकती हो। भास ने अपने 13 नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। पूछा जा सकता है भास के कितने नाटक हैं? पहली बात तो 13। उसके बाद 13 नाटकों में प्रयुक्त छंदों की संख्या कितनी है? ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन छंदों के प्रकार पूछे जा सकते हैं कि 24 छंदों का प्रयोग किया है। मुख्य छंद कौन कौन से हैं? अनुष्टुप, बसंतिल का, शार्दूल विक्रीडति, उपजाति, मालिनी, पुष्पिताग्रा, वंशस्थ। पुष्पिताग्रा छोड़कर आपको सारे बताए गए हैं। छंद वाले में 100 प्रश्न हैं, लेकिन अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है तो आप छंद के 100 प्रश्न सॉल्व करिए, प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और ये भी हो सकता है कि उन्हीं उदाहरणों में से आपको प्रश्न भी मिल जाए। ये अनिवार्य संस्कृत पर आधारित तीसरी क्लास थी और बिल्कुल साथियों बने रहिएगा साथ में। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज करिए, हम आपका जवाब देंगे, समस्या का समाधान करेंगे। और सभी जानते हैं कि आयोग की क्या स्थिति है, तो ये पूछना कि पीजीटी कब होगा या टीजीटी कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। मुझे तो लगता है कि जो वर्तमान स्थिति है, ब्रह्मा जी भी उतर आएँ और उनसे पूछ लिया जाए कि कब होगा, तो शायद वो भी ना बता पाएँ। जिस तरह का मक्कार आयोग है कि पिछले 1 वर्ष से पहले कई 2-3 वर्ष जो है उसको बनने में लग गए और पिछले 1 साल से उसमें भर्तियों पर भर्तियां होती रहीं और अब भी
परीक्षा की तिथि तक निर्धारित करने में इतनी समस्या आ रही है, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। और इसलिए हालांकि ये है कि आज नहीं तो कल परीक्षा होगी, उसमें संदेह नहीं है, पर एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है। अभी जो संभावित है अगस्त के लास्ट में है, अब होगी नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। क्या अगर कह दिया जाए कि जुलाई लास्ट में पेपर है तो क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो बताइए, फिर एक ग्रुप में पेपर करवा लिया जाए। एग्जैक्ट 2 घंटे में आपको आंसर की भेजना होगा, OMR भेजनी होगी अपनी, उसके बाद जो है मैं आंसर की भेज दूंगा, आप काउंट करके बता दीजिए। जितने लोग आप में से राजी हों तो पेपर करवा लिया जाएगा। तो ये कहना कि पेपर कब होगा और अपनी तैयारी को थोड़ा सा शिथिल रखना, ये गलत है। पढ़ते रहिए, पेपर तो होगा, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होगा, लेकिन अब जब होगा तो अब आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि इस समय आंदोलन चल भी रहा है। तो तैयारी को बढ़ा के रखिए। अगला पॉइंट है, भास के नाटकों में मुख्यतया श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है। भास के नाटकों में कौन से रस प्रमुख हैं? तो श्रृंगार और वीर रस प्रमुख हैं। भास ने वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। भास ने पूछा जा सकता है कि भास ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास ने अपने नाटकों में तीनों गुण प्रसाद, माधुर्य और ओज का प्रयोग किया है। भास में इससे ज़्यादा पूछने लायक कुछ नहीं है साथियों, और इतना ही पर्याप्त है। फिर भी अगर कोई एक आध पॉइंट आपको कहीं से मिले जो महत्वपूर्ण हो तो आप बता सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, यहाँ कमेंट कर दीजिए। हर संभव जितना जल्दी होगा जवाब दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भास पर आधारित, यही नोट्स से ये जो अभी पढ़ाया गया है इसी से बनाए गए हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं तो दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? कौन से कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो भास हैं। भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? तो चारुदत्त की अधूरी है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, और इसे इसलिए अंतिम नाटक माना जा सकता है कि संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह अधूरा रह गया। कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। तो ये तीनों तो आपने पढ़ा है। मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है, भास का नहीं। भास ने एकांकी लिखे हैं। देखिए बीच में 13 नाटक पढ़ाए गए, जिनमें से कितने एकांकी थे? 5। हो सकता है कुछ यहाँ पर शामिल न रहे हों, लेकिन कुछ एकांकियाँ यहाँ पर थी। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृत के इन कवियों जो नीचे दिए गए हैं, तो भास का 4th सेंचुरी था, कालिदास 4वीं-5वीं शताब्दी, भवभूति का है 7वीं, श्रीहर्ष का है 12वीं शताब्दी। भास के किस नाटक में, छठा प्रश्न है, भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है, तो वो प्रतिमा नाटक है। 7वां प्रश्न है, महाकवि भास की शैली है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, महाकवि भास की शैली है, तो अभी लास्ट में ही ये था।
वैदर्भी शैली थी। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी लिखने का श्रेय किसको है? तो भास को है। भास के रामकथा आश्रित नाटकों की संख्या कितनी है? तो रामकथा पर आधारित कितने हैं? 2 हैं, ज़्यादा नहीं थे। रामकथा पर 2 ही थे। महाभारत की कथा पर कितने हैं? आगे आएगा। भास के नाटकों में महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? मध्यम व्यायोग है। ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसलिए अलग अलग आप जो है लिस्ट बना लीजिएगा, कौन सा एकांकी है, किसमें कौन से अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 4 6 जो भी अंक हैं उनको आप लिख लीजिएगा। राम कथा पर आधारित, महाभारत की कथा पर आधारित, कृष्ण कथा पर आधारित, सबको अलग अलग लिख लीजिएगा। इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है? ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है तो वो प्रतिमा नाटक है। सी ऑप्शन सही है। प्रतिमा नाटक में अंक हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। मध्यम व्यायोग नाटक में मध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? मध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? बताया गया भीम की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासव दत्तम, महाभासम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम। महाभाषण नामक कोई रचना नहीं है। चारुदत्त क्या है? चारुदत्त क्या है? नायक है, नाटक है, दोनों हैं, कोई नहीं है। तो चारुदत्त का नाटक का पात्र भी है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूतवाक्यम का नायक कौन है? दूतवाक्यम का नायक कौन है? श्री कृष्ण है। किसके पास संदेश लेकर जाते हैं? दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन क्या कहता है? सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भास के द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? भास के द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो 13 नाटक उपलब्ध हैं। और कभी पूछ लिया जाए किस विद्वान के अनुसार, तो टी.जी. गणपत शास्त्री के अनुसार। 13वां प्रश्न है, दूतवाक्यम नाटक की कथा वस्तु है। दूतवाक्यम नाटक की कथा वस्तु है। श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना, यही इसकी कथा वस्तु है, अभी बताया गया। भास के नाटक सफल हैं। भास के नाटक सफल हैं रस की दृष्टि से, अभिनव की दृष्टि से, नायक की दृष्टि से, कथोपकथन की दृष्टि से। तो कथोपकथन की दृष्टि से भास के नाटक सफल हैं। दूतवाक्यम में किसका संवाद है? दूतवाक्यम में अब किसका संवाद रहेगा? जो नायक रहेगा, जिसके पास संधि प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण गए, उसी का संवाद रहेगा आपस में। श्री कृष्ण दुर्योधन का संवाद। इनमें से कौन सा नाटक एक अंकी नहीं है? एक अंकी नहीं है। तो दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग, उरुभंग, बालचरित। बालचरित जो है एक अंकी नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भास का नाटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भास का नाटक नहीं है? तो उत्तर रामचरित किसका है? भवभूति का है। अभी आगे भवभूति आएंगे तो इस पर भी बढ़िया चर्चा हो जाएगी, तो याद रहेगा। बाकी स्वप्नवास दत्तम है, अभिषेक है, बाल चरित्र है। 23वां प्रश्न है, दूतवाक्यम नाटक में स्त्री पात्र है। दूतवाक्यम नाटक में स्त्री पात्र हैं 1 2 3, एक भी नहीं। तो एक भी स्त्री पात्र नहीं है दूतवाक्यम में। 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक एक अंक का है? इनमें से
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक 1 अंक का है? दूत, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, बाल चरित्र, प्रतिमा नाटक। तो दूत है जिसमें 1 अंक है। 24वां प्रश्न है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? प्रतिज्ञा यौगंधरायण में नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके? किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके? तो वह नाटक चारुदत्त था। 25वां प्रश्न है, सूर्य इव गतो रामः, सूर्य इव गतो रामः, सूर्य दिवस इव लक्ष्मणो अनुगतः। पंक्ति किस नाटक से उद्धत है? सूर्य इव गतो रामः, सूर्य दिवस इव लक्ष्मणो अनुगतः पंक्ति किस नाटक से उद्धृत है? तो प्रतिमा नाटकम से उद्धृत है। पूछी गई है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति भास द्वारा रचित नाटक स्वप्नवास दत्तम से अवतरित है? स्वप्नवास दत्तम से अवतरित है। अनतिक्रमणीयो हि विदः विधि, अनतिक्रमणीयो हि विधि दुखम न्यासस्य रक्षणम। ये दोनों सूक्तियाँ जो है भास द्वारा रचित हैं, जो कि स्वप्नवास दत्तम से हैं। तो बिल्कुल ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ए और बी दोनों सही हैं। टी गणपत शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया। टी गणपत शास्त्री ने भास का जन्म समय कब निर्धारित किया? ईसा पूर्व 4th शताब्दी, ईसा पूर्व 4th शताब्दी। 33वां प्रश्न है, भास द्वारा प्रणीत नाटकों में निम्नलिखित में से किस नाटक की कथा 6 अंकों में विभाजित नहीं है? भास द्वारा प्रणीत नाटकों में निम्नलिखित में से किस नाटक की कथा 6 अंकों में विभाजित नहीं है? चारुदत्त की। भास का सर्वाधिक लोक विस्तृत नाटक कौन सा है? भास का सर्वाधिक लोक विस्तृत नाटक कौन सा है? प्रतिमा नाटक, दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम। तो सर्वाधिक लोक विस्तृत नाटक कौन सा है? स्वप्नवासव दत्तम है। और ये चूड़ांत है, चूड़ांत नाटक है जैसा कि बताया गया। भास द्वारा प्रणीत नाटकों में निम्नलिखित में से किस नाटक की कथा 1 से अधिक अंकों में विभाजित है? भास द्वारा प्रणीत नाटकों में निम्नलिखित में से किस नाटक की कथा 1 से अधिक अंकों में विभाजित है? तो पंचरात्र। और इसकी कथा वस्तु क्या है कि द्रोणाचार्य जो है 5 रात्रों में पांडवों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें राज्य दे दिया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? तो बाल चरित्र में किया है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की कथा इसमें वर्णित है और उनके श्री कृष्ण के मृत्यु की कथा का भी वर्णन है। बाल चरित्र। भास द्वारा प्रणीत नाटकों और उनके अंकों के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करें। प्रतिमा नाटक 7 अंक हैं, बाल चरित्र 5 अंक हैं। चारुदत्त में 4 अंक हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण 7 अंक हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? प्रतिज्ञा यौगंधरायण में भी 4 अंक हैं, बाकी सभी सही हैं। 7 नहीं, इसमें भी 4 ही अंक हैं। तो 35 का डी सही है। प्रतिमा नाटक 7 अंक, बाल चरित्र 5 अंक, चारुदत्त 4 अंक,
प्रतिज्ञा, यौगंधरायण 4 अंक। भास द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से ग्रहित है? ये देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो 6 नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से संबंधित है। 35 प्रश्न हो गए हैं। ये देखिए, टोटल 35 प्रश्न थे जिन्हें आपको कराया गया। इसके चक्कर में न पड़िएगा, हो सकता है कोई इसमें जो है गलत भी हो। अब अगली क्लास हम लोग कालिदास पे करेंगे, जिनका समय क्या है, 6ठी शताब्दी है। तो कैसी रही आज की क्लास, कैसे रहे प्रश्न? और इन प्रश्नों को ये मत सोचिए कि वही उतार के रख दिया गया है। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भविष्य में इनको आपको एज इट इज़ जैसे आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको अलग से करवा दिया जाएगा, ताकि अगर आप केवल प्रश्न पढ़ लेते हैं तो भी आपका संस्कृत साहित्य या अनिवार्य संस्कृत से संबंधित प्रश्न गलत ना हो। और बाद में लगभग 500 से 700 प्रश्न करवाए जाएंगे, जैसा कि इंडेक्स में आपको बताया गया था। तो बिल्कुल परेशान ना हो, धीरे धीरे चलता रहेगा और परीक्षा से पहले ये आपको करवा दिया जाएगा। सभी साथी बराबर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर दिया करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।